बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में ज़बानी जंग तेज हो गई है। योगी के नमूने वाले वार पर अखिलेश यादव ने किया है जोरदार पलटवार। अखिलेश यादव ने योगी के बयान को आत्मस्वीकृति कहा है। उम्मीद नहीं थी दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो वार पलटवार का ये सिलसिला जोरदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ योगी के नमूने वाले वार पर अखिलेश यादव का ये जोरदार पलटवार। अखिलेश अब कह रहे हैं कि योगी के बयान का मतलब आत्मस्वीकृति है। अखिलेश कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं थी दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई जो है वो यहां तक पहुंच जाएगी। लगातार यूपी सरकार और केंद्र सरकार, हालांकि दोनों ही जगह सत्ता में बीजेपी है, उसी को लेकर विपक्ष की तरफ से ये वार किया जाता है। दिल्ली और लखनऊ की दूरी को लेकर बीजेपी पर हमले बोले जाते हैं और एक बार फिर अखिलेश यादव की तरफ से वही काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी का बयान आत्मस्वीकृति है। अखिलेश यादव कह रहे हैं उम्मीद नहीं थी दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। तो सुना देते हैं आपको किस तरीके से ये बयान युद्ध छिड़ा हुआ है। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, योगी आदित्यनाथ जो सदन में कह रहे थे उसे किस तरीके से अपना राजनीतिक हित साधने के लिए अखिलेश यादव ने लपक लिया और अपने हिसाब से उसको मोड़कर दिल्ली और लखनऊ का फासला और दोनों के बीच की दरार दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या है राजनीति अखिलेश यादव की? देखिए, आज बिल्कुल सदन में जो है आत्मस्वीकृति की बात, सदन में आज जो है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो अपने संबोधन में नमूने का जिक्र किया, हालांकि नमूने कहने के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को दिल्ली बताया और एक व्यक्ति को लखनऊ का बताया, और लखनऊ कहने के बाद उन्होंने बबुआ शब्द का जिक्र किया और उन्होंने इंग्लैंड का जिक्र किया और एक इशारा करने की कोशिश करी। और इसके बाद जैसे ही ये इशारा हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मतलब प्रसाद पांडे, वो उठ करके खड़े होकर के इस पर बोलना शुरू किया कि आप कैसे किसी को नमूना कह सकते हैं। और उसके बाद विधानसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया तो उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया। लेकिन तब तक उस बीच अखिलेश यादव का ये ट्वीट आ जाता है और उन्होंने आत्मस्वीकृति की बात कही और उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में या इसमें ही दो नमूने हैं और एक दिल्ली और एक लखनऊ बैठते हैं। और वार पलटवार का जो दौर है वो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बीच जो है ये वार पलटवार का दौर जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अच्छा, और अखिलेश विवेक, यहाँ पर नाम किसी का नहीं लिया गया है, लेकिन अगर इस राजनीति को समझा जाए तो सदन में योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो दरअसल जो दो नमूने कहने की कोशिश की जा रही थी वो विपक्ष के दोनों नेताओं पर वो निशाना साध रहे थे जो इंडिया गठबंधन में है, एक कांग्रेस के नेता और दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता। वो उनके लिए कह रहे थे कि एक दिल्ली में रहते हैं और एक लखनऊ में रहते हैं। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस मामले को लपका है तो उन्होंने लपेटे में मतलब देश के पीएम से लेकर यूपी के सीएम को ले लिया है। यही राजनीति हो रही है। ये बिल्कुल देखिए, वार पलटवार का दौर जो है वो जारी है और इस वार पलटवार के दौर के बीच में समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता को घेरने की कोशिश जो है वो योगी आदित्यनाथ ने करी। और उसके बाद जो है अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के, उनको जो घेरने की कवायद है वो कर दी है। और ये कहीं ना कहीं वार पलटवार का दौर है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके बीच में अखिलेश यादव के ट्वीट आने के पहले जब हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं या कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करी तो समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान, उन्होंने कहा कि हमको लगता है कि दिल्ली के नेताओं के बारे में उन्होंने बात करी। वहीं कांग्रेस की जो CLP लीडर है आराधना मिश्रा मोना, उन्होंने कहा कि जब सदन चल रहा
रहा था सदन के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी विदेश चले गए थे तो उनको लगता है कि वो मोदी के लिए बात करते। इस तरीके की चीजें जो हैं वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से जो बातें कही गई। की सियासत। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इसी को कहते हैं सहूलियत की सियासत, और इसी को कहते हैं कि किस तरीके से अपने सियासी चश्मे से जब आप किसी भी बात को देखते समझते हैं तो उसे किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर देते हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, उन्होंने जो 2 नमूनों वाला बयान दिया है सदन में, जरा एक बार फिर से वो सुनिए। वो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ का ये नमूने वाला सदन में दिया गया बयान, उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिया गया बयान। अब इसी को लपक लिया अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव ने इसको लेकर जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, बाकायदा एक वो पोस्टर नुमा उन्होंने तस्वीर साझा की है जिसमें योगी आदित्यनाथ के बयान को दिखाया गया है कि देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं, और इसको अखिलेश यादव आत्मस्वीकृति कह रहे हैं कि आत्मस्वीकृति है। तो कुल मिलाकर यह सियासत लगातार गर्माती हुई, और कैसे वार पलटवार हो रहा है। सीएम योगी ने सदन के भीतर नमूने वाला कटाक्ष किया, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ, वार पलटवार यूपी में पक्ष विपक्ष के बीच। कभी समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक ये। अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। प्रदेश की जनता को इस मंच के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। मान्यवर, बार बार ये कहा जा रहा है कि मौतें हुई, और हम कई बार इस बात को वो कर चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की, अभी आपके सामने मान्यवर बताया भी, और इस सीरप से उन मौतों का कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, रही बात इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का, अरे हुआ उसमें हुआ ये, किसी का नाम मान्यवर नहीं लिया। उधर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, कह रहे हैं सीएम योगी उनको नमूना कह रहे हैं जिनसे पार्टी में उनकी खींचतान चल रही है। 2 नमूने हैं जो मुख्यमंत्री जी की जिनसे लड़ाई चल रही है, वो 2 नमूने हैं। ये 2 नमूने बात कर रहे थे जिनसे इनकी पार्टी में लड़ाई चल रही है। वो जो गुजरात के लोग हैं शायद उनको नमूना कहा है इन्होंने। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी विवेक राय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, वैसे कुल मिलाकर जब योगी आदित्यनाथ का बयान आता है और उसके बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रियाओं का सिलसिला सामने निकल कर आता है, क्या माना जाए, खुद समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है या समाजवादी पार्टी जनता को, देश को कंफ्यूज करना चाहती है? क्योंकि पहले तो खुद माता प्रसाद पांडे खड़े होकर विरोध करते हैं कि साहब हमला समाजवादी पार्टी पर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी की पूरी लाइन बदल जाती है और वो इसको बीजेपी की भीतरी खींचतान और योगी आदित्यनाथ की 2 नमूने वाले बयान को आत्मस्वीकृति करार देने लगते हैं। विवेक, क्या बिल्कुल, देखिए जब मुख्यमंत्री ने ये बात खत्म करी उसके बाद जो माता प्रसाद पांडे हैं वो खड़े हुए और उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो विधानसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया कि हमने किसी का नाम नहीं लिया, और उसके बाद जो है हमने देखा कि अखिलेश यादव का उसके 5-7 मिनट के अंदर अखिलेश यादव का पोस्ट आ गया और उन्होंने आत्मस्वीकृति की बात करी। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ जिस वक्त हमारे साथ हैं, ये जो आज मुख्यमंत्री का जो संबोधन है उस संबोधन के बाद माता प्रसाद पांडे ये कहना शुरू हुए कि अखिलेश जी का जिक्र करने की बात हुई, लेकिन अखिलेश जी ने आत्मस्वीकृति की बात करके भाजपा को ही घेरा है। क्या है इसके पूरे मायने और क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो भाषा थी वो भाषा सदन के अनुकूल नहीं थी। जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं पर टिप्पणी करने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी ज़्यादा जो समझदारी होती है वो उल्टी पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नाम नहीं लिया, तो बात सच है कि उन्होंने नाम नहीं लिया, पर जो उनका इशारा था एक नमूना दिल्ली में है, एक नमूना लखनऊ में है, ये कहीं ना कहीं बात उन्हीं पर फिट बैठती है। ये डबल इंजन के जो 2 नमूने हैं जिनकी वजह से आज देश परेशानी में है, ये 2 नमूने एक दिल्ली में एक लखनऊ में है। इसी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने बयान के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है और ये बिल्कुल फिट बैठता है। जो मुख्यमंत्री का बयान है उससे हम लोग सहमत हैं कि आखिर उनकी पार्टी का एक नमूना दिल्ली, एक नमूना लखनऊ में है।
प्रसाद जी शुरुआत में समझ नहीं पाए थे और उन्होंने जो है जिक्र करना शुरू किया कि ये क्यों बात कही जा रही है और वो संभवतः अपने नेता के लिए वो बात ले रहे थे। नहीं, माता प्रसाद जी गंभीरता से बात को करते हैं, तो उन किसी के लिए भी बात कही जाए, सदन में ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए। हम लोग इस बात के पक्षधर हैं कि सदन में भाषा संयमित होनी चाहिए, चाहे वो अपने ही लिए क्यों ना कह रहे हो, भाषा उनको अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। एक सदन में इस प्रकार की भाषा मुख्यमंत्री कम से कम नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अखिलेश जी ने जो आत्मस्वीकृति की बात कही, दिल्ली और लखनऊ की बात आप जो कह रहे हैं, किसके लिए वो बात है? अगर नहीं, अब तो जो उन्होंने खुद ही कहा ना, जब भाई वो कह रहे नाम नहीं लिया, हम ही कह रहे नाम नहीं लिया, लेकिन भाषा तो भद्दी बोली। अब वो ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने स्वयं के लिए बोली, यही तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है और वही बात समझ में आ रही है कि उन्होंने भाषा अपने लिए बोली। माता प्रसाद पांडे जी को पहले समझ में नहीं आया था क्या कि बयान किसके लिए दिया गया है? वो क्यों खड़े हो गए थे? क्या उड़ते तीर अपने ऊपर ले रहे थे? पूछिए जरा इनसे, माता प्रसाद पांडे ने फिर क्यों विरोध किया सदन में? क्या शुरुआत में अपने ऊपर ये बात लेने लगे कि माता प्रसाद जी को लगा कि उनके जो नेता हैं उनके लिए बात कही गई? माता प्रसाद जी बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को इस तरह की भाषा सदन में नहीं बोलनी चाहिए, यही समझाने का प्रयास वो कर रहे थे। किसी के लिए बोला जाए पर ऐसी भाषा सदन में नहीं होनी चाहिए थी। तो किसी के लिए बोला जाए ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा अमित शाह वाजपेयी कहना। हालांकि गजब है, मतलब किस तरीके से बयान को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं पलटियां मारी जा रही हैं और किस तरीके से बयान को यहाँ अर्थ का अनर्थ क्या किया जा रहा है, इसको लेकर तो सवाल पूछा जाएगा ना। और ये समाजवादी पार्टी ने अचानक से अपनी पूरी लाइन इस बयान को लेकर बदल ली है क्या? क्योंकि कहाँ तो माता प्रसाद पांडे खड़े हो जाते हैं सदन में और विरोध दर्ज कराने की कोशिश करते हैं और बाकायदा उनको लगता है ये हमला समाजवादी पार्टी पर है, अखिलेश यादव पर है, राहुल गांधी पर है, इसी को लेकर वो डिफेंस में खड़े होते हैं। लेकिन जब वहां पर बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि नाम तो नहीं लिया ना किसी का, तो फिर अब अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर सामने आते हैं और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर देते हैं और वो 2 नमूनों वाले बयान को योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो सदन में दिया गया उसको कह रहे हैं कि ये तो आत्मस्वीकृति कर ली इन्होंने। डबल इंजन की जो बीजेपी की सरकार है यूपी और केंद्र में, उस पर वो कटाक्ष कर देते हैं। भाई कांग्रेस पार्टी कोडीन कांड की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। यूपी की राजनीति में लगातार कोडीन कांड का मुद्दा गर्माता हुआ। हमने कल भी इस बात को कहा कि इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो रिश्ते किसी से भी हों, ये बहुत बड़ा एक क्राइम हुआ है और लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे ये क्राइम हुआ है। इसकी स्पष्टता पूर्वक निष्पक्ष जांच हो, यही मांग है हमारी। जिन लोगों की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों पर आपका? तस्वीरें तो बहुत लोगों के साथ उनकी दिखाई दे रही हैं और प्रश्न ये है कि जिस एसटीएफ से जो आरोपी है, उनके जिस एसटीएफ जो जांच कर रही है उसी के वो पूर्व में संबद्ध रहे हैं, तो निष्पक्षता कैसे होगी? तो इसमें मेरी तो मांग यही है मुख्यमंत्री जी से कि इसमें सीबीआई की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर। सपा के लोगों का कहना है कि बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा है, बुलडोज़र का अब तेल क्यों खत्म हो गया? देखिए, जिस तरह से जल्दबाजी में कई ऐसे निर्णय लिए गए वो भी गलत थे और मैं ये भी कहूँगी कि कानून को अपना जो न्याय होना चाहिए, कानून में जो मामला हो वो निष्पक्षता पूर्वक उसमें उसका हल निकले, वो सामने आए, तभी जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो पूर्व में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं जल्दबाजी में, ये भी गलत थी। इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कोडीन कांड को लेकर उत्तर प्रदेश से अभी की ये बड़ी खबर सामने आई है कि कोडीन कफ सिरप, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई है। कफ सिरप अवैध नहीं है, माफियाओं ने दरअसल इस कफ सिरप का जखीरा इकट्ठा किया था, ये बात इस रिपोर्ट में सामने आई है। नशे के लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री हो सके, इसीलिए ये जखीरा इस खांसी की दवा का जमा किया गया था। तमिलनाडु के कफ सिरप का ये मामला अलग है, उससे जोड़कर उत्तर प्रदेश में भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भी इस रिपोर्ट में साफ किया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, कफ सिरप अवैध नहीं है, बल्कि वो जो जखीरा इकट्ठा किया जा रहा था और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये कफ सिरप मुहैया करा दिया जाए नशे के लिए, सारा का सारा मामला इस पर आकर टिकता है कि जखीरा इकट्ठा किया जा रहा था, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको बेचा जा रहा था। और ये आधार जो इस रिपोर्ट में दिया गया है कि साहब तमिलनाडु के कफ सिरप का मामला अलग है और उसको यूपी के अंदर कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है भ्रम फैलाने के लिए, क्या है इसका आधार, क्या बताया गया रिपोर्ट में, बताइए जरा।
देखिए, आपको बता दूं कि इस पूरे प्रकरण में एक तरफ तो एसआईटी बनी हुई है, एसआईटी अभी अपनी जांच कर रही है, एसआईटी की अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में क्योंकि सीएम की जो अपनी टीम है वो भी अलग अलग तरीके से जांच कर रही थी और सीएम की अपनी टीम ने इसकी एक रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपी है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो कफ सिरप से मौत की बात कह रहा था कि कफ सिरप के कारण मौतें हुई हैं। और मुख्यमंत्री ने आज से 3 दिन पहले भी ये बात जो है ये सामने आकर के कही थी कि कफ सिरप से कहीं किसी की मौत नहीं हुई। और आज फिर एक बार उन्होंने सदन में ये बात स्पष्ट की कि कफ सिरप से कहीं किसी की मौत नहीं हुई है और जिन कफ सिरपों से मौत हुई है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की कफ सिरप में, और जो कफ सिरप राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिन बच्चों की मौत हुई वो तमिलनाडु में बनने वाली कफ सिरप है। तमिलनाडु की कफ सिरप और उत्तर प्रदेश में जो कफ सिरप का प्रकरण है, ये दोनों कफ सिरप के प्रकरण अलग हैं। और तमिलनाडु की जो कफ सिरप है उसकी जो जाँच है वो केंद्र सरकार कर रही है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में जो कफ सिरप का प्रकरण चल रहा है कोडीन का कफ सिरप का, ये कफ सिरप बेचना कहीं भी अवैध नहीं है। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। बस उसमें जो चीजें हैं, कफ सिरप अवैध नहीं है, लेकिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ये कफ सिरप नहीं बेच सकते क्योंकि इसे लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ अभी जो योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें यही बात सामने निकल कर आ रही है कि साहब स्टॉक करके रखा हुआ था, जखीरा भर के रखा हुआ था, क्योंकि ये करोड़ों की कीमत की बोतलें हैं, लाखों की तादाद में कफ सिरप कोडीन की जो यूपी में बरामद हुई हैं। कोडीन कफ सिरप के मामले पर जारी हंगामे के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बाकायदा बयान दिया और 2 टूक शब्दों में कह दिया कफ सिरप से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है। ये जानकारी सदन के माध्यम से यूपी की जनता को दी गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। साथ ही कार्रवाई का पूरा ब्यौरा दिया उन्होंने और ये भी कह दिया कि वक्त आने पर बुलडोजर वाला एक्शन भी जरूर होगा। यूपी के अंदर कोडीन कफ सिरप इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का। और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है। और समय समय पर FSDA विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जिनकी तरफ से ये जानकारी सदन में दी गई है। उत्तर प्रदेश में एक तो इस कफ सिरप की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, दूसरा ये कफ सिरप जो है वो नकली नहीं है। मामला उत्तर प्रदेश में सिर्फ इस कफ सिरप के स्टॉक करके रखने का है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको बेचने का है, नशे के तौर पर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अन्य राज्यों से जो मामले सामने आए थे जहां कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत हो गई थी, उससे ये मामला बिल्कुल अलग है। बात करते हैं अरावली विवाद की, जिसको लेकर उदयपुर में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस हटा रही है। कलेक्ट्रेट के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शनकारियों की वहां पर पुलिस के साथ झड़प सी होती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने की जुगत में लगी हुई है। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठने के चक्कर में है, हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों को हटाने में पुलिस जुटी हुई है। कलेक्ट्रेट के बाहर की ये तस्वीरें हैं। उदयपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शनकारियों का हुजूम पहुंचा हुआ है, जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। अरावली विवाद लगातार गर्माता हुआ, प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। अध्यादेश लेकर आए सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार पलटे, क्योंकि जो कुदरती ढाल है अरावली पर्वत श्रृंखला, उसके अस्तित्व पर संकट आएगा। और उसके अस्तित्व पर संकट आने का मतलब ये है कि जो यहाँ बसने वाले लोग हैं उनकी न सिर्फ रोजी रोटी बल्कि उनकी जिंदगी जीना यहाँ मुहाल हो सकता है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत का सवाल प्रदर्शनकारियों की तरफ से इस पूरे मामले को बना लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद है। जरा मोहम्मद मोइन से जानते हैं
मोहम्मद मोइन, ये अरावली को लेकर जिस तरीके से 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसी के बाद से लगातार प्रदर्शन बढ़ता हुआ, ताजा तस्वीरें उदयपुर की आ रही हैं। क्या मांग कर रहे हैं ये लोग, जरा बताइए विस्तार से। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अरावली का जो विवाद है उसका सबसे ज़्यादा असर राजस्थान में पड़ना है। जो पूरी सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है और यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, सबसे ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में अरावली का मुद्दा अब एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। आज उदयपुर में प्रदर्शन हुए हैं, कई दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी हो रही है और हर किसी का ये कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए, सरकार को कोई कोर्ट जा करके वहां पर फैसला बदलने के लिए अर्जी लगानी चाहिए, क्योंकि ये पूरे लोगों की जनजीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जिसका खामियाजा। मोहम्मद मोइन, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने खुद ही बता दिया कि अरावली का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से ही होकर गुजरता है और ऐसे में राजस्थान में ही सबसे ज्यादा इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हम देख रहे हैं, चाहे सिरोही हो, चाहे जयपुर हो, और ये उदयपुर की तस्वीरें अभी हमारे सामने हैं। सवाल ये कि केंद्र सरकार की तरफ से, पर्यावरण मंत्री जो देश के हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अरावली पर किसी तरीके का खतरा नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। राजस्थान सरकार की अगर बात की जाए, उसका इस पूरे मामले पर क्या रुख है? देखिए, राजस्थान सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। जो बयान अभी तक आए हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी हैं। कांग्रेस पार्टी पर सियासी निशाना साधा जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि जो हम बदलाव करेंगे कोर्ट की मंजूरी के बाद वो किस तरीके का बदलाव होगा भी या नहीं होगा। सरकार कोई अध्यादेश लाएगी या सरकार इस बात के लिए भी आश्वस्त नहीं कर रही है कि जो वन क्षेत्र थे जो अरावली के उससे हटाए जाएंगे, वहाँ पर हम किसी तरीके की माइनिंग की परमिशन नहीं देंगे। तो अभी तक राजस्थान सरकार की तरफ से चुप्पी साधी गई है, सिर्फ सियासी बयानबाजी की जा रही है, सियासी रोटियां से की जा रही है। अभी सियासी बयानबाजी तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा संकट है और जिसको लेकर सबसे ज्यादा लोगों में चिंता है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला। और जो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उसके हिसाब से उनका मानना है कि इससे तो पूरी की पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो एक तरीके से जो खनन है उसको ये लीगल सर्टिफिकेट मिल जाएगा और पहले ही अवैध तरीके से इस इलाके में बहुत खनन हो रहा है। अब इस फैसले के बाद तो खुली छूट खनन को मिल जाएगी। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध इसीलिए हो रहा है, पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है जो विपक्ष की तरफ से फैलाया जा रहा है। अरावली का बड़ा हिस्सा सुरक्षित है, संरक्षित है। सुनिए जरा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का इस पूरे मुद्दे पर पक्ष क्या है। जो जियोलॉजी में काम करते हैं, भूविज्ञान, भू सर्वे विज्ञान में काम करते हैं, तो वहां एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन रिचर्ड मार्फी की मानी जाती है कि जो 100 मीटर की ऊंची पहाड़ी होती है उसको पर्वत माना जाता है। ठीक है, अब जब 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को पर्वत माना जाता है तो केवल उसकी ऊंचाई पर्वत नहीं होती, ऊंचाई से लेके और धरातल तक, मतलब कोई भी पर्वत श्रृंखला ऐसी ईंट की दीवार की तरह खड़ी नहीं होती, वो एक बड़ी गोलाकार आकृति है। हाँ, उसका धरातल मतलब उसका जो बेस है, उसके धरातल से लेके और ऊंचाई तक जो जाएगी वो पूरी की पूरी 100 मीटर संरक्षित है। एक जो भ्रम फैला रहे हैं कि केवल ऊंची पहाड़ियों, उसके साथ में पड़ने वाली उसके धरातल में जो छोटी पहाड़ियां, जो स्ट्रक्चर है, वो सारा संरक्षित है। तो फिलहाल कुदरती ढाल अरावली की ये पहाड़ियां, इन्हीं को लेकर ये सियासी आर पार छिड़ा हुआ। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं गुजरात का वडोदरा में शर्ट ने एक युवक की जान बचा ली। दरअसल नंदेसरी ब्रिज पर एक वाहन ने युवक की बाइक में टक्कर मारी और टक्कर के बाद हुआ ये कि युवक जो है वो उछलकर पुल के खंबे से जा टकराया, लेकिन वहीं शर्ट खंबे में फंस गई। मतलब जो युवक की कमीज थी वो खंबे में फंस गई और इसी वजह से युवक 20 फीट ऊंचे पुल पर लटक गया। हालांकि चोट लगी है उसे, बेहोश वो हो गया था, लेकिन आसपास लोग मौजूद थे क्योंकि युवक की शर्ट फंस गई थी खंबे में और युवक वहीं फंसा हुआ था। लोगों को वक्त मिल गया, लोग जल्दी से दौड़े, उन्होंने किसी तरीके से पुल पर फंसे युवक को ऊपर खींचा। देखिए तस्वीरें, देखिए आप
कैसे वो युवक पूरी तरीके से बेसुध है, उसको बिल्कुल होश नहीं है, बस उसकी कमीज जो है वो वहां पुल के खंबे में क्योंकि अटक गई थी, इसी वजह से युवक अटका हुआ था। और कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इन तस्वीरों को देखकर वाकई में मुझे यही बात याद आ रही है, क्योंकि ये 20 फीट की ऊंचाई थी। अगर यहां से युवक नीचे गिर जाता तो बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन युवक एक्सीडेंट के बाद उछला और पुल से नीचे गिरने की बजाय उसकी कमीज जो है वहां खंबा जो था पुल का उसमें अटकी और युवक वहीं लटक गया। और तभी आसपास के जो लोग थे वो दौड़े, उन्हें नजर आया युवक लटका हुआ है वहां पर, और उन्होंने उस युवक को ऊपर खींचा, उसकी जान बचा ली। वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में खाटू श्याम कीर्तन कार्यक्रम में जमकर बवाल हो गया। यहां भजन गायक कन्हैया लाल मित्तल का प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ थी, ऐसे में काफी देर तक गहमा गहमी के हालात थे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस व्यवस्था भी चरमराती दिखी। मंच से भजन गायक कन्हैया लाल मित्तल ने लोगों से झगड़ा ना करने की अपील भी की, लेकिन लोग एक दूसरे से कहासुनी करते दिखे। कार्यक्रम का आयोजन कादरीगेट इलाके के गेस्ट हाउस में हुआ था। यहाँ जो विवाद हुआ उसका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। क्या बात है भैया? क्यों भैया? अरे क्या हो रहा है ये? आप लोग कीर्तन करने आए हो, झगड़ा करने आए हो? यहाँ सब लोग बैठ जाओ एक बार। तो मंच से कहा भी जा रहा था कि आप लोग कीर्तन सुनने के लिए आए हैं, कीर्तन करने आए हैं, झगड़ा करने के लिए आए हैं, लेकिन लोग थे कि मान ही नहीं रहे थे। अगली खबर महाराष्ट्र से है। सांगली में एक पटाखा फैक्ट्री, उसमें धमाका हुआ और बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में पटाखे बनाए जा रहे थे, तभी अचानक जबरदस्त धमाका हुआ और इसके झटके बाकायदा 2-2 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए हैं। आसपास के गांवों में, घरों, वाहनों के शीशों में दरार आ गई, जमीन कांप गई। धमाके के बाद आग लगने से चारों तरफ दहशत और फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से इस आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाज उनका अस्पताल में जारी है। यह हादसा खानापुर के भालवड़ी में हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके की निगम पार्षद हैं रेणु चौधरी। रेणु चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसमें वो पार्क की सफाई को लेकर लोगों को डांटती, फटकारती नजर आ रही हैं। पार्क में बच्चों को फुटबॉल सिखाने वालों को सीधे तौर पर धमकाती दिख रही हैं। कह रही हैं रात में 8 बजे तक पार्क हर हाल में बंद हो जाना चाहिए, और साथ ही कुछ लोगों को हिंदी बोलना सीखने की हिदायत भी वो दे रही हैं। कह रही हैं अगर पार्क का पास चाहिए तो पहले हिंदी सीखनी होगी। बता रही हूँ तुझे, 7 बजे पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा पहले बात। तो मुंबई में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सड़क पर उतर जाते हैं कुछ लोग और मराठी अगर नहीं आती तो उनके साथ फिर वो बदतमीजी करते हैं। अब कुछ इसी अंदाज में ये दिल्ली की खबर है। पटपड़गंज से जो पार्षद हैं वो हिंदी को लेकर इसी तरीके का कुछ नियम लोगों पर जबरदस्ती थोपती नजर आ रही है कि अगर हिंदी नहीं आती तो पार्क में एंट्री नहीं मिलेगी। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। खबर राजस्थान से है, जहां बाड़मेर में जिला कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कहने वाले छात्र हिरासत में ले लिए गए और इसकी वजह से जमकर हंगामा हुआ। अब आरोप यह है कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाली जिला कलेक्टर टीना डाबी को छात्रों ने अपना रोल मॉडल मानने से इनकार कर दिया था, उन्हें रील स्टार कह दिया था, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। इसके विरोध में गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं भी थाने पहुंच गई। उन्होंने जमकर हंगामा किया। थाने पर छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की, प्रशासन की कार्रवाई को तानाशाही बताया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। विरोध करने वाली छात्राएं थाने के सामने बैठ गई थी। आरोप लगाया जिन लोगों ने टीना डाबी को रोल मॉडल मानने से इनकार किया उन्हें हिरासत में लिया गया है, जो पूरी तरह कानून के खिलाफ है। घंटों हंगामा हुआ, फिर पुलिस ने अपने एक्शन पर खेद जताया। हिरासत में लिए गए छात्रों को छोड़ दिया गया और अब यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दरअसल छात्र कॉलेज की फीस बढ़ने का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान कुछ छात्रों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कह दिया था।
आरोप है इसके बाद ही उन्हें हिरासत में लिया गया। भाई साहब ने मैडम के बारे में ये कहा है कि मैडम रील स्टार है, तो उन्होंने गलत कहाँ कहा है, क्योंकि जब जहाँ पे सफाई का अभियान हो रहा है ना, वहाँ पे मैम बिल्कुल बराबरी में हाजिर रहती है। नवा बाड़मेर की बात मैडम करती है। मैडम को हम बताना चाहते हैं कि जो कॉलेज के बाहर की जो रोड बड़ी हुई ना, उसको आप देखिए वहाँ पे कितना खतरा है। वो नवा बाड़मेर है क्या? रील स्टार उन्होंने कहीं गलत कहा ही नहीं है ना। और एक तो धरना खत्म होने के बाद आपको उठाया गया। रोल मॉडल आपकी टीना मैडम, तो हमारे भाई साहब बताए कि रोल मॉडल वो नहीं है, हमारी रोल मॉडल है क्या भाई? दुर्गावती रानी अब्बक का है, ये हमारी रोल मॉडल है और हमें इनसे सीखना चाहिए। वो हमारी रोल मॉडल नहीं, बस इतनी सी बात है। सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए कई लोग आजकल जान भी अपनी दांव पर लगाने को तैयार हैं। कई बार नियम कानून की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। मथुरा में रील्स बनाने के लिए कुछ युवा सड़क पर लगे होर्डिंग्स पर चढ़ गए और खतरनाक स्टंट कर दिए। गोवर्धन इलाके में परिक्रमा मार्ग बाईपास पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कुछ युवा होर्डिंग पर चढ़कर कसरत करते नजर आ रहे हैं। उन्हें अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं। होर्डिंग पर चढ़कर खतरनाक स्टंट तो किया ही किया, साथ ही बॉडी बिल्डिंग का भी शौक पूरा कर लिया। अगर जरा सा भी पैर इधर उधर पड़ जाता, कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन युवाओं ने कोई परवाह नहीं की इस बात की। कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। इस मामले में 12 मार्च को सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और इसी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपी इस मामले के नोटिस सबको जारी किया गया है। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 12 मार्च तय की गई है। देखिए, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया था, तभी ये बात सामने आ रही थी कि ईडी जो है वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। ये विकल्प ईडी के पास है और वही हुआ है। इस मामले में अब मामला हाईकोर्ट में गया है और हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत जितने आरोपी हैं उन सबको नोटिस जारी कर दिया है। 12 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। हालांकि जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, ये जरूर कहा था ईडी को कि आप अपनी जांच जारी रख सकते हैं। उसके बाद से कांग्रेस आक्रामक हो गई थी। कांग्रेस ने देश के अलग अलग हिस्सों में सड़क पर उतरकर भी जोरदार प्रदर्शन किया था, निशाने पर सरकार को लिया था, ये कहते हुए कि सत्य की जीत हुई है और सरकार बेवजह परेशान कर रही है गांधी परिवार को बदले की राजनीति के तहत। अब मामला हाईकोर्ट में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। सुशील, क्या डिटेल्स मिल रही है? ईडी की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिसके बाद ये नोटिस सभी आरोपियों को जारी किए गए। जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए सीधे तौर पर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस पूरे फैसले को दिल्ली के हाई कोर्ट में चुनौती दी है और ये कहा है कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला है उसकी समीक्षा हाई कोर्ट करे। और इस पूरे मामले में आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद ईडी की तरफ से अपीयर हुए थे और उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर हैरानी भी जताई। हालांकि कोर्ट ने उनसे ये सवाल किया कि जो प्राइवेट कंप्लेन है, क्या इस आधार को लेकर किसी भी अदालत में इस तरह का कोई आदेश आया है तो उसकी कॉपी फिलहाल उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो फिलहाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंप्लेन के आधार पर ईडी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। बहरहाल इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी 7 आरोपी जो हैं उनको नोटिस जारी किया है और सीधे तौर पर उनसे जवाब मांगा है। 12 मार्च अगले साल इस पूरे मामले पर अब सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि ईडी के इस पूरे नोटिस के बाद अब गांधी परिवार क्या कुछ जवाब हाईकोर्ट में दाखिल करता है, ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया।